ने 17,500 के जोन्स के नीचे के भी लेवल्स दिखाए, लेकिन वहां से एक पुल बैक के बाद वापस क्लोजिंग तक आते आते 17,500 को एटलीस्ट होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ा। 17,516 के स्तरों पर बाजारों ने क्लोजिंग दी। तो मार्केट में प्रेशर तो रहा, लेकिन फिर भी जो क्रूशियल जोन्स जिनको जानकार मान रहे कि एटलीस्ट मार्केट उसे होल्ड कर ले, वो जरूर होल्ड होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी फ्यूचर इनफैक्ट 17,585 के आसपास बंद हुआ, जिसकी वो नीचे आने की बात कर रहे थे। तो वहां पर तो इतनी कोई खास डैमेज नहीं है। निफ्टी बैंक में भी थोड़ा बहुत प्रेशर आज देखने को मिला, लेकिन हाँ, फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में सिचुएशन उतनी खराब नहीं आती हुई दिखाई पड़ी। पूरा हफ्ता निफ्टी के लिए फेवरेबल ही रहा। करीब करीब 2.5% 3% के आसपास का मूव निफ्टी में देखने को मिला। सेंसेक्स भी 2.5% के आसपास चला। उसके अलावा बैंकिंग में करीब करीब 3% की तेजी इस पूरे हफ्ते में देखने को मिली। तो बैंकिंग स्पेस भी काफी साउंड रहा। मिड कैप इंडेक्स और मेटल, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर रफली 2% के आसपास की तेजी मिड कैप में और 7% के आसपास का मूव मेटल में रहा। तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मेटल, बैंक्स यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। और अब जो एक ट्रेड मार्केट में देखने को मिल रहा है मोर लेस रेंज बाउंड है। तो थोड़े समय तक शायद ये रेंज रहे। जानकारों से जिनसे मेरी बातचीत हुई उनका ये मानना है कि नीचे की तरफ 17,200 मैक्स और ऊपर 18,400, इन्हीं जोन्स में निफ्टी कहीं घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाल फिलहाल में मीडियम टू ब्रॉडर रेंज अगर आप इसको देखेंगे तो यही बनेगी मार्केट्स में, अनटिल अनलेस कोई बड़ा ट्रिगर ना आए जो कि मार्केट को एक तरफा चाल दिखाए, या तो तेजी में या मंदी में। तो इस रेंज के हिसाब से मार्केट्स कामकाज करेगा। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी हैं। आज भी मेटल तेजी में था, आज भी सेलेक्टिव, जैसे एसबीआई शुरुआती तेजी में था, बाद में बिकवाली में आया, या फिर लास्ट आवर में थोड़ी बहुत बाइंग, लोअर लेवल से पुल बैक आप कह सकते हैं रियल स्टेट में रहा। ओवरऑल पूरे दिन तेजी में रहा और न्यूज फ्लो के बीच में, बज के बीच में रादर सेकंड हाफ में बिकवाली आई। गोदरेज प्रॉपर्टी में बिकवाली का लगातार दूसरा दिन देखने को मिला। तो अलग अलग ट्रिगर्स जिनके आधार पर मार्केट्स रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों को लेके, सवालों को लेकर भी। देखिए, पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है औरोबिंदो फार्मा, एलम्बिक फार्मा। इन पे नंबर इस हफ्ते हैं दोनों के ही, जो अपकमिंग वीक है उसमें दोनों के ही नंबर आने वाले हैं, एलम्बिक फार्मा के भी और औरोबिंदो फार्मा के भी। और दोनों में ही राय यही है कि पहले नंबर्स को आप देख लीजिए, उसके बाद कोई भी कॉल लेना यहाँ ज़्यादा बेटर है। क्या नंबर्स आते हैं, क्या ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स डाउनग्रेड्स आते हैं, क्या कमेंट्री आती है बेसिकली, उसके बाद यहाँ पर कॉल लेना ज़्यादा फीजिबल रहेगा। एलम्बिक फार्मा फिर भी बेटर साइड, इनफैक्ट ये कल भी मैंने बात की थी, एलम्बिक फार्मा कल बेटर साइड पर है। औरोबिंदो फार्मा भी वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि औरोबिंदो फार्मा के केस में आप जो भी उनकी सिचुएशंस देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ट्रिगर अवेटेड हैं, इसमें उनके अप्रूवल्स अवेटेड हैं, कुछ और उनके पेंडिंग जो डीमर्जर्स हैं वो अवेटेड हैं, इसकी वजह से बाजार उस पर कॉल नहीं ले पा रहा है। लेकिन हाँ, इस हफ्ते दोनों के नंबर्स हैं, कमेंट्रीज आएंगी, तो उसके बाद आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक भसीन जी मार्केट को 22,000 पे ले जा रहे हैं। अजय जी, भसीन जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मतलब आई थिंक शायद 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे उनको जानते हुए। गुड़गांव में रहते हैं और पुराने परिचित हैं। भसीन जी बहुत बढ़िया जानकार हैं बाजार के, ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोल रहे हैं। एंड ही इज़ अ सुपर बुल। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने बहुत समय से बहुत अच्छे से आंका हुआ है और वो बाजार को लेकर बहुत अच्छा नज़रिया भी रखते हैं और कुछ गलत नहीं कहते हैं। बाजार 22,000 जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंपॉर्टेंट है कब। चाहे आज ही की रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जिसने बात बोली कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा। ये बात सही है, हो जाएगा, लेकिन कब, वो इंपॉर्टेंट है। अब कब आप देखने का पेशेंस रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप तब तक बाजार में रहते हैं या नहीं रहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होगी। किसी को नहीं पता था, मतलब जहाँ से मैंने ट्रैक करना शुरू किया निफ्टी को, वहाँ से 18,000 के जोन्स भी किसी को नहीं पता थे कि आएंगे कभी। 8,000 पे, 9,000 पे, इनफैक्ट 5,000 पे, 4,000 पे भी हमने नए हाइस के जश्न मनाए हैं। तो वो जोन्स को देखते देखते आज 18,000 हो गया। आप इतना समझ लीजिए कि अगर वर्ल्ड वाइड गूगल की तेजी में और फेसबुक के क्रैश में 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ और बढ़ा, मतलब गूगल में 13 लाख करोड़ बढ़ा और फेसबुक में 13 लाख करोड़ घटा। इतनी बड़ी मार्केट कैप स्विंग हो रही है, ये पूरी मार्केट कैप है टीसीएस की। तो अगर इतनी बड़ी मार्केट कैप सिर्फ स्विंग हो रही है उनकी, तो हमारी मार्केट कैप में कितना और इजाफा होने का पोटेंशियल है, या आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट 13 लाख करोड़ की टोटल मार्केट कैप है और वहाँ उन कंपनियों का सिर्फ स्विंग इतने का है, क्योंकि करेंसी का डिफरेंस है, एग्री। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ तो है ही, पोटेंशियल तो है ही। तो ऐसा कुछ नहीं कि 22,000 नहीं जाएगा,
जाएगा कब इज इम्पॉर्टेंट। ओके, और 2-3 सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। मेरे पास सवाल आ कम रहे हैं, वो कुछ कनेक्शन इश्यूज आ रहे हैं। एनीवेज, तो एक अच्छा जी, एक सवाल और आया हुआ है अदानी पोर्ट। इमरान साहब, हाँ, अदानी पोर्ट के नंबर ठीक हैं। अदानी ग्रुप का सबसे कम चलने वाला कोई शेयर है तो वो अदानी पोर्ट ही है। इनफैक्ट पूरे ग्रुप की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है मिनिमम। अदानी पावर को छोड़ दें, उसके अलावा सारी अदानी पावर से 50,000 करोड़ रुपए का है, बाकी सभी के सभी 2 लाख करोड़ के ऊपर हैं। अदानी पोर्ट में पोटेंशियल तो है ही इस ग्रुप की इस तरह के मूवमेंटम को देखते हुए, लेकिन टाइम अब दीजिए थोड़ा सा। और मतलब परफॉर्मेंस वाइज, नंबर वाइज एटलीस्ट ये सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग कंपनी है पूरे ग्रुप में, लेकिन सबसे कम चलने वाले शेयरों में से एक है, क्योंकि निफ्टी का भी है, बाकी कोई F&O में भी नहीं है, सब कैश के शेयर हैं। तो इस तरह से मूव आते हैं उनमें। तो आप अदरवाइज बने रहिए एज ऑफ नाउ। इस ग्रुप के साथ छोड़ तो सकते ही नहीं ऑब्वियसली अभी, लेकिन हाँ, बने रहना ज़्यादा बेटर है। फेयरली वैल्यूड वाला पार्ट जो है ना, वो क्रूशियल है कि अदानी कोई भी समूह की कंपनी सो फार फेयरली वैल्यूड नहीं है। तो फेयरली वैल्यूड बाजार इस समय देख भी नहीं रहा उस ग्रुप को। तो आप अकॉर्डिंगली देखिए, अगर आप नीचे के लेवल पर हैं होल्ड करिए, आपका एपेटाइट अलाउ करता है आप होल्ड करिए, नंबर्स ठीक है, सिचुएशन सो फार बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में ठीक है, बस फेयरली वैल्यूड वाले पार्ट का आप ध्यान रखिएगा। ओके, DLF सर, ये पूरे रियल स्टेट स्पेस पे ही इस समय ट्रबल खड़ा हुआ है। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टी आज फिर टूटा 10%, 7 कल टूटा तो 17% 2 दिन में वाइप आउट हो चुका है। ओबरॉय रियल्टी सुबह से बस चल रहा था इसमें कि इनका जो एक करार कर सकते हैं MR के साथ, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू ये खबर थी, कहीं ऐसी कोई खबर थी नहीं एक्चुअल में, लेकिन वो बस बाजार में घूम रहा था। वो बस के ऊपर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया और उसके बाद शेयर टूट गया। तो अभी तो सिचुएशन ख़राब है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट जो होने वाला है इस पूरे सेक्टर के लिए, वो अगले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी है। इंटरेस्ट रेट साइकिल लोएस्ट एंड पर थी, जिसकी वजह से पूरा ऑटो की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, रियल स्टेट की डिमांड, कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिमांड अच्छी साइड पर थी कि इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ रहा है किसी भी चीज़ को ब्याज पे लेने के लिए। अब वो घूमेगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगे, और वो बढ़ना बाजार के लिए कंसर्न रहेगा, बैंक्स के लिए, ऑटो के लिए और रियल्टी के लिए, एंड सीमेंट ऑफ कोर्स। सीमेंट को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो थोड़ा बहुत बाजार शायद उसको डिस्काउंट कर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल में कोई चेंज नहीं आया तो बाजार वापस इनको पलट देगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ कॉल लीजिए। DLF कंपनी ठीक है, लाख करोड़ की कंपनी है, रियल एस्टेट सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ट्रिगर्स के हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी कॉल लीजिएगा। ओके, आज मेरे पास सवाल नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब जरा मुझे सवाल भी प्लीज़ भेज दिए, आज मेरे पास सवाल कम आ रहे हैं। एक सवाल और आया हुआ है, वो है गणेशा इकोस्फीयर को लेकर। राम बिश साहब का सवाल है। बिश साहब, ये बहुत साल पहले इस कंपनी को मैं ट्रैक करता था, गणेशा इकोस्फीयर को और गणेशा बेंजोप्लास को भी। वो बहुत पुरानी कंपनियां दोनों, 2007-8 में ये कंपनियां दिखी थी। आज भी इनके साथ एक प्रॉब्लम तो है, शायद इनमें वॉल्यूम कम होता है दोनों में। तो ज़रा वॉल्यूम कम है, तो इसलिए पहले ट्रिगर्स को देख कर ही आप लीजिएगा। वैसे ये कंपनी ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल ट्रिगर्स पे चलने वाली है और लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो ज़रा ध्यान से इन दोनों ट्रिगर्स के हिसाब से काम करिएगा। और मिड कैप है, मतलब स्मॉल कैप है, तो मीडियम टर्म के हिसाब से इसमें कॉल लीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि अभी स्मॉल कैप थोड़ा फ्रंट लाइन की वजह थोड़ा मिड बैकफुट पर है, तो इसलिए आगे भी सिनेरियो ऐसी बनेगा। मजबूत छपरों के साथ रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर सिनेरियो कुछ भी और ख़राब हुआ तो एटलीस्ट यहाँ से बेटर साइड पर आप रहेंगे लार्ज कैप के साथ। ओके, AMC कंपनीज क्यों फॉल कर रही हैं? इसमें HDFC AMC, बिरला AMC, UTI AMC आर फॉलिंग, व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड ऑन देम। पांडे साहब, धनंजय जी, देखिए, अगर आपने इसमें कोई भी पोजीशन बनाई है HDFC AMC किसी भी AMC कंपनी में, तो आपने ये सोच के बनाई होगी कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, पैसा SIPs में जा रहा है, ग्रो कर रहे हैं SIPs, और आगे भी पैसा आता रहेगा, तो आप बने रहेंगे। ये आपने सोच के ही, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, आपने पोजीशन ली होंगी। तो ये एक दिन का तो होने वाला इवेंट है नहीं। 1, सबके इंडिविजुअल रीज़न है। HDFC AMC, पूरा HDFC ग्रुप टूट रहा है, सक्सेशन प्लान को लेकर चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से बाजार इसको नीचे की तरफ डिस्काउंट करा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। UTI AMC और UTI AMC बहुत चला था, उसके बाद नीचे आ रहा है। आदित्य बिरला AMC तो IPO से ही नीचे आ रहा है, बहुत ओवर प्राइस IPO था इस वजह से। और लास्टली निपॉन AMC भी उसी तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो
आप पिक एंड चूज करिए। अगर आप HDFC AMC में तो बने रहिए, निपॉन AMC में तो भी ठीक ठाक समय के लिए बने रहिए मीडियम टर्म, बाकी दोनों को अवॉइड करिए। लार्जेस्ट 2 प्लेयर के साथ रहिए। और वो जो आपने थीम बना हुआ है कि इंडिया ग्रोथ करेगा, अच्छा होगा सब कुछ, तो उसको आप फॉलो करिए। ऐसा कुछ खराब हुआ नहीं है अभी भी। बाजार है, भाव एडजस्ट करता है, रिजल्ट एडजस्ट नहीं करता है। रिजल्ट को पकड़िए, भाव अपने आप उसको मैनेज कर लेगा। अगर रिजल्ट खराब है, भाव ऊपर है तो नीचे आएंगे। अगर रिजल्ट अच्छे हैं, भाव नीचे है तो अपने आप ऊपर आएंगे। तो रिजल्ट को पकड़ के रखिए, भाव अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। शेयर नीचे था, रिजल्ट अच्छे आए, शेयर ऊपर आ गया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, शेयर ऊपर था, रिजल्ट खराब आए, शेयर नीचे आ गया। तो ये ऊपर नीचे चलते रहेंगे। भाव और अर्निंग इनको बहुत क्लोजली को रिलेशन में रखिएगा। जुबिलेंट फूड करंट लेवल पर लूं और करेक्शन का वेट करें। हर्षद साहब, कंपनी अच्छी है, बहुत लोगों से बहुत तर्क इसके ऊपर मैंने बात की भी है। आप ऐसे समझिए कि एक स्टॉक स्प्लिट आने वाला है, वो स्टॉक स्प्लिट आपको मिलेगा अगर आज भी आप जाते हैं उसमें। तो कंपनी तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छी है। 72% मार्केट शेयर ओन करते हैं ये पिज्ज़ा स्पेस में। कोई इनके सामने है नहीं पीयर अभी एज ऑफ नाउ। SSSG बंद की है, ग्रुप अच्छा है, भारतीय ग्रुप का है, बस थोड़ा बज में है इसलिए चल रहा है। नीचे आया है, कोई बात नहीं, हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो ठीक ठाक दाम भी है, लेने लायक दाम है। थोड़ा महंगा तो रहता ही है शुरू से ही, जब से IPO है तब से ही महंगा है। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आउटराइटली पूरा चले जाइए। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि ये नीचे की तरफ स्विंग बहुत बड़े बड़े मारता है। मतलब मैंने इसको जहाँ से ट्रैक करना शुरू किया था, वो आज एडजस्टेड दाम के हिसाब से 65 रुपये बैठता है। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो 65 रुपये वाला शेयर आज आपके सामने है। तो उस समय के बाद इसने 2 बड़े बड़े स्विंग दिए हैं, जिसमें 1800 से 800 भी आया, और उसके बाद 2600 से शायद 1200 रुपये के आसपास भी आया था। तो ऐसे बड़े स्विंग्स मारता है बीच बीच में, लेकिन अच्छी कंपनी है। एंड ऑफ द डे ऊपर ही गई है। अभी भी स्प्लिट के बावजूद भी इसके करीब करीब बाजार में शायद 71-72 करोड़ ही शेयर होंगे टोटल। तो इक्विटी साइज भी बहुत बड़ा नहीं होगा, और भारतीय ग्रुप भी है पीछे, तो ऐसा कुछ खोने लायक है नहीं। आप आराम से पोजीशन ले सकते हैं, नीचे नीचे होल्ड करिएगा और एवरेज भी कर सकते हैं नीचे की तरफ। अच्छी कंपनी है, डोमिनेंट प्लेयर है। इनफैक्ट आज जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है 1 लाख सेंसेक्स वाली, उसमें ये भी एक प्लेयर है जो कि उनकी बाय साइड पे लिस्ट में शामिल है। ओके, मलिक साहब, फेसबुक के फॉल का इम्पैक्ट IT स्पेस पे अगर आया, मान लेते हैं, तो गूगल की गेन का इम्पैक्ट भी IT स्पेस पे आना चाहिए था। एंड ऑफ द डे डिपेंड्स कि किस बिजनेस में कौन प्लेयर है, उस बिजनेस के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इंडिया में US क्लाइंट्स के ऊपर है। अगर वहाँ की स्पेंडिंग कम होती है तो इंडिया की कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इंडियन कंपनीज के 2 मेजर क्लाइंट्स होते हैं। एक अमेरिका से उनका 26% रेवेन्यू आता है, 64% रेवेन्यू आता है, और 26% रेवेन्यू यूरोप से आता है, UK बिजनेस से। तो इन दोनों बिजनेस का मिला के 80-85% रेवेन्यू होता है। तो इन दोनों में की इकोनॉमीज में कोई इम्पैक्ट आया है, कहीं इनकी स्पेंडिंग में कोई इम्पैक्ट आया है, तो शायद वो ओवरऑल नंबर के ऊपर आएगा। लेकिन Big 5, Big 7 कंपनीज के साथ रहिए IT में। एज ऑफ नाउ को बहुत स्विंग नहीं, नीचे आया तो मौका, ऊपर आया तो एग्जिट, या होल्ड करना तो होल्ड। आप ऐसी कॉल यहाँ पर लेंगे, मतलब मीडियम टर्म पोर्टफोलियो तो एग्जिट, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो होल्ड। ये तरह की आप चीज़ें रखिए। वो बात अलग है कि अभी बहुत महंगे हैं, बहुत भागे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा टूटने की गुंजाइश भी है इनमें। आने दीजिए नीचे, उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। ओके, एशियन पेंट SIP 4 साल। SIP 4 साल, घोषाल साहब 4 साल सिर्फ? हर 4 साल में डबल होता है एशियन पेंट। ये पिछले 16 साल के नंबर्स में मैंने देखा है, मतलब ये मैंने ट्वीट भी किया था कभी। एशियन पेंट तो मुझे याद ही है उस लिस्ट में से। तो अगर ये हर 4 साल में डबल होता है तो सिर्फ 4 साल की SIP क्यों? आप SIP जब भी करते हैं किसी भी शेयर में, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से करिएगा कि मेरे पास 10,000 शेयर एशियन पेंट के होने चाहिए, 10,000 शेयर HUL के होने चाहिए, 10,000 शेयर TCS के होने चाहिए। आपको लगेगा कि 10,000 शेयर कैसे इकट्ठे होंगे, लेकिन जब आप SIP का ड्यूरेशन देखेंगे तो आपको 10,000 बहुत छोटा लगेगा। से फॉर एग्जाम्पल, आप आज से अगर SIP शुरू करते हैं एशियन पेंट्स की और अगले 10 साल तक करते हैं, तो 10,000 शेयर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे कर ही लेंगे। कभी तो एशियन पेंट नीचे आएगा, 1500 आएगा, 1000 आएगा, 1500 आएगा, 2000 आएगा। उन जोन्स पे आप ऐड करते रहेंगे तो अपने आप ही एवरेज भी नीचे आ जाएगी, और क्वांटिटी पे आपका फोकस होगा तो क्वांटिटी भी आ जाएगी। एक समय के बाद अगर एशियन पेंट सिर्फ 50 रुपये भी डिविडेंड देता है तो आपके पास 10,000 शेयर होंगे। तो अपने आप ही सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आप क्या कराया आपने और क्यों कराया आपने। और ये कंपनी अच्छी है, 27% की CAGR से ग्रो कर रही है स्टॉक पिछले करीब 15-1 साल में। तो आप आराम से इसमें बने रहिए। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, डोमिनेंट प्लेयर है, 42% मार्केट शेयर है इनका। और सबसे बड़ी चीज़ की ये ना केवल पेंट में है बल्कि हाउसिंग सॉल्यूशंस के अंदर भी है, होम फर्निशिंग सॉल्यूशंस के अंदर। तो वो भी एक और बढ़िया चीज़ है। तो आप आराम से बने रह सकते हैं यहाँ पर।
SIP पे बात हम कर चुके। इन्फोएज, डी मार्ट, जुबिलेंट करंट लेवल पर लेना चाहिए। जुबिलेंट ले सकते हैं, डी मार्ट थोड़ा बहुत, इन्फोएज अवॉइड कर सकते हैं। इन दोनों के आगे एटलीस्ट आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। डी मार्ट के केस में ठीक कंपनी है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है, बढ़िया कंपनी है, इक्विटी है नहीं मार्केट में, 75% शेयर प्रमोटर के पास है। F&O में आएगा नहीं ये शेयर, अभी तक तो आया नहीं है, तो अब और क्या चाहिए। स्लोली सरक के चल ही रहा है। अभी नीचे आ गया है कुछ थोड़ी बहुत ऑफलोडिंग की वजह से, तो आप ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल पे होल्ड कर सकते हैं और बने रह सकते हैं इस कंपनी में। रियल स्टेट एसेट्स क्रिएट किए इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जुबिलेंट और डोमिनोज को तो आप एटलीस्ट रख सकते हैं, लेकिन इन्फोएज के लिए थोड़ा, अगर आपका एपेटाइट रिस्की है, आप झेल सकते हैं रिस्क को, तो आप एंटर कर सकते हैं वहाँ पर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। IEX एंड विप्रो। देव साहब, IEX को आप देख सकते हैं, क्योंकि IEX में बहुत करेक्शन भी आया है और वो बज़ निकल रहा है धीरे धीरे। जो बज़ इसमें घुस गया था वो एकदम से तेज़ी के बाद, उसको भी और निकलना बाकी है। वैसे तो होता है ना, हवा भर के भाग गया, ऊपर उड़ गया था, तो हवा अब निकल रही है, तो नीचे आ रहा है, तो और थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईज आउट हो जाए, फिर आप इसको एक बार को कॉल के लिए ले सकते हैं। तो IEX ज़्यादा बेटर पोजीशन है, डोमिनेंट प्लेयर है अपने सेक्टर में, अपने स्पेस में, बड़ा मार्केट शेयर ओन करते हैं। नंबर वाइज भी लास्ट क्वार्टर के नंबर बेटर थे। एक स्प्लिट रिसेंटली जो आया था उसके बाद इक्विटी का साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन अदरवाइज कंपनी ठीक है। विप्रो ऑब्वियसली बात है बिग 5 में आता है, लेकिन दोनों कंपनियों के लिए भाव थोड़े हायर साइड पर हैं, थोड़ा और नीचे की साइड मिलते चले तो थोड़ा थोड़ा आप ऐड करिएगा। एक साथ आउटराइटली कूदने की जरूरत बाजार में अभी है नहीं। आप अभी भी ये ध्यान रखिए कि अगर निफ्टी 9000 से चल के 18 आया तो 50% गेन अभी भी है, तो वो गेन से सिर्फ 10 ही निकला है। अभी कल परसों किसी ने मुझसे पूछा था टेक महिंद्रा रोज नीचे क्यों आ रहा है। टेक महिंद्रा एक साल में डबल हुआ और उसके बाद 20% नीचे आया, तो डबल होने के बाद 20% नीचे आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो और नीचे जा सकता है अभी, लेकिन हाँ 30% नीचे आने के बाद वो थोड़ी बेटर सिचुएशन में आ चुका है। तो एक तरफा तेज़ी भी देख लीजिए पहले उसकी, उसके बाद आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। टाटा पावर एट करंट लेवल। अग्रवाल साहब, मुझे पक्का श्योर हूँ कि आप लोग टाटा पावर इसलिए आपको सही लग रहा है कि वो बज़ में आया रिसेंटली, क्योंकि पीछे टाटा पावर नीचे की तरफ था, तब कोई भी इसमें बाय नहीं कर रहा था, सबको सेल दिख रहा था। आज सबको बाय दिख रहा है जब वो वापस तेज़ी में आ चुका है। तो टाटा पावर उस समय उस भाव पर लेने लायक है जिस समय जिस भाव पे कुछ दिन पहले घूम रहा था। अगर उस समय उस भाव के आसपास मिले तो आप थोड़ा थोड़ा वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इतनी तेज़ी के बाद एंटर करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी शेयर में जो तेज़ी में है। वो मंदी में जब आएंगे तब उनमें आप जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, जुबिलेंट, इन्फोएज हो चुका, MEC हो गए, BPCL, ये एक नया सवाल है। त्यागी साहब, जो सरकारी कंपनियों मैंने पहले दिन से कहा है वही मैं आज फिर रिपीट करता हूँ। किसी भी सरकारी कंपनी में, बीट LIC का IPO, किसी भी सरकारी कंपनी, क्योंकि मैंने पिछले 20 साल की जो कंपनियां उन सबको देखा है, कोल इंडिया, NMDC, मतलब नीरज जी से मेरी परसों ही बात हो रही थी, ONGC आज भी 2007 के दाम के ऊपर नहीं गया है। NTPC का 62 रुपये का इशू प्राइस था अपने IPO का 2004 में, वहाँ से ये 2 गुना ऊपर है, 3 गुना ऊपर है रफली, लेकिन 2004 में और 2022 में, तो आप समझ लीजिए 14, 15, 17 साल का जो डिफरेंस है, उस 17 साल में ये दुगना तिगना ही हुआ है खाली। और उससे भी 2007 या 8 में इनका एक OFS आया था, OFS आया था, FPO आया था, माफ कीजिएगा, उस FPO के दाम से नीचे ही है वो। FPO 230 रुपये के आसपास था, उससे नीचे ही है। एक बोनस आ चुका है NTPC में, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो नीचे ही है। तो सरकारी कंपनियों का क्लियर कट हिसाब है, जब तक कोई प्राइवेट मैनेजमेंट उनको ना चलाए तब तक उनमें मत जाइए। अगर एयर इंडिया लिस्टेड होती और अब वो लेने लायक होता तो हाँ वो लिया जा सकता था, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करेगी। सरकारी कंपनियां और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करती हैं, तो उनको आप अवॉइड करिए तब तक जब तक उनमें प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव ना हो, प्राइवेट कंपनी का प्लेसमेंट ना आ जाए, या एटलीस्ट सरकार अपना OFS ना बेचे ऊपर के लेवल पर, तब तक वो कंपनियां ठीक हैं। अब तब उनमें एंटर करें, अदरवाइज मोमेंटम है, मोमेंटम में निकल जाए सबसे बढ़िया। और BPCL तो ऑब्वियसली डिविडेंड प्ले है, तो डिविडेंड प्ले के हिसाब से आप इसमें बने रह सकते हैं। ओके, चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाए, और आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए एंजॉय करिए, बढ़िया बाजार की तेज़ी रही है पिछले पूरे हफ्ते में। हैप्पी वीकेंड, और सोमवार को मुलाकात होती है। अर्निंग्स बहुत हैं, 47 अर्निंग आने वाली है F&O में अगले हफ्ते, और करीब 5 निफ्टी कंपनियां भी हैं। ज़रा ध्यान संभल कर आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।